चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज में यूनिट 4 वाटर पोल्यूशन पढ़ रहे थे। ठीक, तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जल प्रदूषकों के प्रकार के, माने जो हमारे वाटर में किस किस टाइप के प्रदूषक होते हैं जो वाटर को पोल्यूट करते हैं, गंदा करते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जल प्रदूषकों को हम 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जो जल में हमारे प्रदूषक होते हैं, पोल्यूटेंट जिसको इंग्लिश में कहेंगे, वो हमारे 5 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है कार्बनिक प्रदूषक, दूसरा अकार्बनिक प्रदूषक, देन हमारा आता है रेडियोथर्मिक पदार्थ, देन तलछटी, एंड लास्ट है उष्मीय प्रदूषक। ठीक, तो कितने टाइप के हमारे प्रदूषक हुए? 5 प्रकार के, जिसमें पहला हमारा कार्बनिक, दूसरा हमारा अकार्बनिक, तीसरा हमारा रेडियोथर्मिक, चौथा हमारा तलछटी, एंड लास्ट उष्मीय प्रदूषक। तो आइए चलिए पहले हम कार्बनिक प्रदूषक पे आते हैं। तो हमारे कार्बनिक प्रदूषक को भी निम्न प्रकार में विभाजित किया गया, निम्न प्रकार में बांटा गया है। कार्बनिक पदार्थ को भी निम्न भागों में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। तो उसमें पहला आता है हमारा ऑक्सीजन उपभोगी प्रदूषक। पहला हमारा क्या है? ऑक्सीजन उपभोगी प्रदूषक, मतलब वो प्रदूषक, वो पॉल्यूटेंट दो जो हमारे ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, ठीक, भोग करते हैं। तो वो उस प्रदूषकों को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजन उपभोगी प्रदूषक। जैसे अब जो लिखा है डिफिनीशन उसको ध्यान देते हैं। घरों से खाद्य पदार्थ, सड़कों और गलियों से सड़े पत्ते, पौधे आदि कार्बनिक पदार्थ जब किसी जल धारा में मिलते हैं तब जल में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थ का अपघटन होता है। इस क्रिया में जल में घुलित ऑक्सीजन खर्च हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन उपभोगी पदार्थ हमारे कौन से हो गए? कि घरों से जो हम हमारे खाद्य पदार्थ निकलते हैं, ठीक, उसके बाद से सड़कों और गलियों में जो सड़े गले पत्ते हमारे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ये सब हमारे क्या है? कार्बनिक पदार्थ हैं जो जल की धारा में चले जाते हैं। ठीक, और जल की धारा में जाने के बाद जब जल में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा, जो जल में हमारे जीवाणु हैं, वो इसको क्या कहते हैं? अपघटन, डिकम्पोज करते हैं, इसको भोजन बना के खाने की कोशिश करते हैं। तब उसमें उपस्थित जीवाणुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थ का अपघटन होता है, भाई उसको डिकम्पोज करते हैं। तो इस क्रिया में जो जल में उपस्थित डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन जो होता है हमारा, वो क्या हो जाता है? खर्च हो जाता है। क्लियर है बात कि हमारा ऑक्सीजन उपभोगी पदार्थ क्या है? ये बात फिर से समझ लीजिए कि जो ऑक्सीजन उपभोगी पदार्थ है, जो घरों से हमारे खाद्य पदार्थ, सड़क से गलियों से हमारे निकलने वाले सड़े पत्ते, पेड़ पौधे आदि क्या होते हैं? हमारे चल जाते हैं वाटर में। जब वो वाटर में जाते हैं तो वाटर में जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या कहते हैं? डिकम्पोज करते हैं, खाने की कोशिश करते हैं, भोजन बनाने की कोशिश करते हैं। तो जब वो उनको डिकम्पोज करते हैं, तो डिकम्पोज करेंगे तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा निकलेगा, ठीक, और उसके वजह से, और जो हमारे बैक्टीरिया जब डिकम्पोज करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को क्या करेंगे? कंज्यूम करेंगे। ठीक, तो जिसकी वजह से पानी में उपस्थित डिजॉल्व ऑक्सीजन की जो मात्रा है, जो पानी में घुलित ऑक्सीजन है, उसकी मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अपघटित क्रिया में वह ऑक्सीजन की मात्रा बीओडी, बायो के मिक्स ऑक्सीजन डिमांड कहलाती है। ठीक, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल डिमांड हमारा क्या होता है, बीओडी। ठीक, तो जब अपघटित क्रिया में जो वह होंगे ऑक्सीजन की मात्रा, ठीक, जो बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया
हमारा डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन यूज करेगा। ठीक, अभी मैंने बताया ना कि जो खाद्य पदार्थ है उनको बैक्टीरिया क्या करता है, डिकम्पोज करता है, खाता है। ठीक, तो जो हमारे ऑक्सीजन जो डिकम्पोज करने के लिए, अपघटित क्रिया के लिए जो बैक्टीरिया यूज करते हैं, उसी को हम कहते हैं बायोकेमिकल डिमांड या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक, कि बैक्टीरिया द्वारा ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है उसी को हम कहते हैं बीओडी। ठीक, कि वो अपघटन डिकम्पोजिशन क्रिया में, डिकम्पोजिशन प्रोसेस में जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन के डिमांड करता है वो हमारा क्या कहलाता है, बीओडी कहलाता है। किसी जल धारा में कार्बनिक पदार्थ की अपघटन होने के लिए 20 डिग्री तापमान पर 5 दिन में खर्च की गई ऑक्सीजन की मात्रा को बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। वही जो चीज मैंने बताया, लेकिन इसमें कुछ टर्म है, वो चीज समझ लीजिए कि अपघटन होने के लिए, ठीक, जब अब डिकम्पोजिशन प्रोसेस होगा और जो वाटर का टेम्परेचर है वो कितना होगा, 20 डिग्री सेल्सियस, और कितने दिन, 5 दिन में। अब देखिए इसको मैं कंक्लूड करता हूं कि अपघटन क्रिया में 5 दिन में 20 डिग्री टेम्परेचर पे जितने ऑक्सीजन की डिमांड होती है उसी डिमांड को हम कहते हैं बीओडी। क्लियर है कि डिकम्पोजिशन प्रोसेस में 5 दिन की क्रिया में 20 डिग्री टेम्परेचर पे जितने ऑक्सीजन खर्च हो रहा है, जितने ऑक्सीजन की डिमांड की जा रही है बैक्टीरिया द्वारा, वही हमारा कहलाता है बीओडी। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हमारा क्या था, ऑक्सीजन उपभोगी प्रदूषक थे। देन हमारा रोग रोगजनक प्रदूषक। ठीक, तो जल रोगजनक जीवाणुओं का एक अच्छा वाहक है। ठीक, सड़कों में अत्यधिक कूड़े का ढेर सड़ता रहता है और इसमें अनेक मच्छर, रोगाणु आदि पनपते हैं। वर्षा जल के साथ यदि रोगाणु अंततः नदियों में मिल जाते हैं, यह रिस कर भूमिगत जल में चले जाते हैं, जिससे सतही एवं भूमिगत जल दोनों ही रोगाणु ग्रसित हो जाती हैं। ठीक, तो रोग जनक प्रदूषक, रोग जनक प्रदूषक क्या कहलाता है, वह प्रदूषक, वह पॉल्यूटेंट जो क्या कहते हैं, हमको रोग, डिजीज देते हैं। ठीक, जैसे घरों से निकलने वाला हमारा कचरा हो गया, ठीक, या सड़कों पे अत्यधिक कूड़े कचरे के ढेर हम लोग लगा देते हैं, तो उन कूड़े कचरों में क्या होते हैं, मच्छर, ढेर सारे रोगाणु, ठीक, ये आदि क्या होते हैं, पनपते हैं। और जब बारिश होती है या किसी अदर प्रोसेस के थ्रू ये बहकर किस में चल जाते हैं, आपके नदियों में चल जाते हैं। ठीक, जिसके वजह से नदियों का पानी भी हमारा क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है, रोगाणुओं से भर जाता है। ये तो हमारे नदियों में चल गया। अब एक चीज जानते हैं कि वाटर हमारे ग्राउंड वाटर माने जमीन के अंदर भी होता है, जो बहुत बड़ा सोर्स होता है पानी मतलब वाटर का। ठीक, तो ये पानी कहते हैं जब वाटर रिस्क जमीन में जाता है तो वो जीवाणु या वो रोगाणु क्या होते हैं, उस पानी में मिक्स होके नीचे ग्राउंड वाटर में भी चले जाते हैं, और जो हमारे जमीन में उपस्थित
पानी को भी क्या कर देते हैं, गंदा कर देते हैं, दूषित कर देते हैं, जिसके सेवन से मनुष्यों को ढेर सारी बीमारी होती है। ठीक, क्लियर है बात? एक बार और सुन लीजिए, एक बार और समझ लीजिए बढ़िया से, कि जो जल में हमारे क्या कहते हैं रोगजनक होते हैं, जीवाणु होते हैं, कैसे जाते हैं। देखिए हमारे घर से सीवेज निकल रहा है, ठीक, या घर से हमारा कचरा निकल रहा है, या रोड पे कचड़े हैं, ठीक, उन कचड़ों में बहुत सारे बैक्टीरिया, मच्छर, ठीक, ये क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, जिनके वजह से हमको विभिन्न विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। ठीक, क्लियर है बात? अब जब ये पानी बारिश हुआ तो बारिश के साथ बह के हमारे रिवर का, सॉरी, वाटर का जो सोर्स है, चाहे वो रिवर हो गया, चाहे पॉन्ड हो गया, चाहे लेक हो गया, उसमें चल जाता है। ठीक, जिसके वजह से वो जो हमारा रिवर का सोर्स है वो भी क्या हो जाता है, डिजीज से भर जाता है, जिसको सेवन करने से या पानी को पीने से हमको क्या होता है, बीमारी हो सकती है। ठीक, एक कंडीशन तो ये हुआ। या वो जो बारिश की पानी है जिसमें डिजीज है, वो जब पानी रिस्क जमीन के रास्ते ग्राउंड वाटर में जाता है, क्योंकि ग्राउंड वाटर भी हमारा एक बहुत बड़ा सोर्स है। ठीक, बहुत बहुत बड़ा एक क्या है, हमारा सोर्स है। ठीक, तो जिसके जरिए हमारा क्या होता है, ग्राउंड वाटर में भी पानी क्या होता है, चल जाता है, और जिसके वजह से ग्राउंड वाटर में जो हमारा उपस्थित जल है वो भी हमारा क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है और गंदा हो जाता है। ठीक है, बात को समझ रहे हैं? उसके बाद देन हमारा आता है दूसरा, पहला कार्बनिक था, अब दूसरा हमारा क्या है, अकार्बनिक प्रदूषक। अकार्बनिक प्रदूषक क्या होता है, पारा हो गया, मरकरी, ठीक, आर्सेनिक, तांबा आदि धातु विभिन्न उद्योगों के अवशिष्टों से तथा घरेलू सीवेज से जल में मिली रहती हैं, जिनकी निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा आवश्यक विष का काम करता है। अब जैसे कोई इंडस्ट्रीज है जिसमें मरकरी, पारा हो, ठीक, या आर्सेनिक का काम हो रहा हो, या तांबा का काम हो रहा हो, ठीक, विभिन्न विभिन्न टाइप के क्या है, सोर्स हैं। जब ये सब आपके पानी, क्या कहते हैं, उद्योग से निकल के, इंडस्ट्रीज से निकल के फ्रेश वाटर में मिलते हैं, तो वो क्या करते हैं, फ्रेश वाटर को दूषित करते हैं, गंदा कर देते हैं। ठीक, और जिसके वजह से उस पानी का सेवन करने से क्या होगा, कि आपको विभिन्न तरीके की बीमारी हो सकती है। ठीक, वो पानी आपका क्या होता है, विषैला हो जाता है। किस तरीके से, देखिए मान लीजिए कोई हमारा फैक्ट्री है, ठीक, कोई फर्टिलाइजर की फैक्ट्री है, जिसमें क्या होता है, फर्टिलाइजर, जिसमें क्या हो रहा है आपका, कोई हमारी केमिकल फैक्ट्री है, ठीक, जिसमें कुछ ऐसा फर्टिलाइजर वो बन रहा है, खाद बन रहा है, ठीक, या कुछ ऐसे प्रोडक्शन का काम हो रहा है, फर्टिलाइजर हो गया या पेस्टिसाइजर हो गया, ठीक, जो कीड़े उड़े मारने वाली दवा होती है। तो जब इन सब का प्रोडक्शन होता है तो उसके प्रोडक्शन में बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स यूज किए जाते हैं। ठीक, वो हार्मफुल केमिकल जाहिर सी बात है कि वाटर में मिक्स होंगी वहां के। ठीक, अब वो पॉल्यूटेड वाटर को हम क्या करेंगे, ला के रिवर्स में, पॉन्ड में या लेक में क्या कर देंगे, डिस्पोजल कर देंगे। अब जब वो हार्मफुल मटेरियल जो है जिसकी यूज करने से कीड़ों की डेथ हो रही थी, जाहिर सी बात है कि वो विषैला होगा। ठीक, अब जब वो विषैला जल आपके आके पानी में मिलेगा तो वो फ्रेश वाटर को भी क्या कर देगा, विषैला कर देगा। और जब वो फ्रेश वाटर को आप ड्रिंक, सॉरी, विषैले वाटर को आप ड्रिंक करेंगे तो वो आपको क्या करेगा, बहुत सारा नुकसान पहुंचाएगा, जिससे आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, या उस पानी को, विषैले पानी को पीने से आपकी क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। ठीक, तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम हमको फेस करने पड़ते हैं। अब ये तो सिर्फ इंडस्ट्री की बात होगी। इसी तरीके से अब सीवेज की बात करें, कि हमारे घर से जो सीवेज निकल रहे हैं, कूड़ा कचरा निकल रहा है, उस सीवेज में भी क्या होगा, बहुत सारे सॉरी, जो हमारे घर से सीवेज निकल रहा है उसमें भी बहुत सारे हार्मफुल मटेरियल्स मिक्स होंगे।
ठीक, कि क्या वो हम क्या कहते हैं, कपड़ा धो रहे हैं तो उसमें डिटर्जेंट निकल रहा है। ठीक, उसके बाद से हम वॉशरूम का यूज कर रहे हैं तो वहां से वो पानी निकल रहा है, उसमें हार्मफुल बैक्टीरियाज होंगे। ठीक, उसके बाद से हमने कुछ ऐसा यूज किया जिसमें क्या कहते हैं हमारे केमिकल हो, तो ये सब चीजें क्या होंगी आपके निकल के सीवेज के रास्ते फ्रेश वाटर के सोर्स में जाएंगी। और वो सीवेज से फ्रेश वाटर में जब जाएंगी तो वो उनको भी क्या कर देंगी, विषैला कर देंगी। और जिसके यूज से हमको क्या होगी, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे हमको क्या कहते हैं कालरा हो गया, डायरिया हो गया, ठीक, टाइफाइड हो गया, पीलिया हो गया। ये सब बीमारी होने की हमको क्या हो जाती हैं, संभावनाएं हो जाती हैं। देन आता है हमारा तलछटी। तलछटी क्या होता है कि सतही जल के प्रदूषक का सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटक तलछटी है। पानी में वहन से एवं अन्य क्रियाओं से मृदा कटाव होता है और यह सतही जल में मिल जाता है। देखिए, ग्राउंड वाटर के सबसे बड़ा पॉल्यूट होने का कारण हमारा तलछटी होता है। ठीक, सबसे बड़ा हमारा जो कारण होता है वो हमारा तलछटी ही कारण होता है। किस तरीके से होता है मैं भी आपको बता रहा हूँ। देखिए, देखिए किस तरीके से तलछटी हमारा क्या होता है, हार्मफुल होता है ज्यादा पोल्यूट करने के लिए। देखिए, जब भी नदी का बहाव होता है तो नदी के साइड में हम डैम बनाते, डैम कह रहे हैं, बंधा बनाते हैं, एम्बैंकमेंट बनाते हैं, बांध बनाते हैं। ठीक, अब जब बांध पानी बहता है तो आसपास की मिट्टी को काटते हुए बहता है। ठीक, तो जब वो आसपास की मिट्टी को काटते हुए बहेगा तो उसमें बहुत सारी जो मिट्टी जो कटेंगे वो क्या होंगी, मिक्स होंगी। जब वो मिक्स होंगी तो उस पानी की टर्बिडिटी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, टर्बिडिटी को बढ़ा देगा, पानी हमारा क्या होगा, गंदा दिखने लगेगा, पानी का हमारा गंदलापन बढ़ जाएगा। ठीक, तो जिसके वजह से वो पानी पीने योग्य नहीं रह जाएगा। ठीक, क्योंकि वो हम आपको पहले बताए थे कि पानी की टर्बिडिटी कितनी होनी चाहिए, 5 NTU, 5 नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट होनी चाहिए। जब वो पानी 5 से बढ़ जाएगा तो वो पानी हमारे उपयोग लायक नहीं हो जाएगा। ठीक, तो उस पानी को हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट करके साफ करके देन हम उसको यूज कर पाएंगे, डायरेक्ट यूज हम नहीं कर पाएंगे, जिसके लिए हम बहुत सारे मेथड होते हैं, स्क्रीनिंग करेंगे, देन सेडिमेंटेशन करेंगे, देन सेडिमेंटेशन एडेड विथ कोगुलेंट करेंगे, देन हम उसका डिसइंफेक्शन करके और स्लो सेंड फिल्टर या रैपिड सेंड फिल्टर में उसको छानेंगे, तब उसका हम क्या करेंगे, यूज में ला सकते हैं। तो ये बहुत लंबा हमारा क्या हो जाता है, प्रोसेस हो जाता है। ये तो नदी की बात हो गई। अब इसी तरीके से हमारे आसपास में कोई पोखरा है या लेक है, उस लेक के आसपास भी क्या होंगे, मिट्टी होंगी। ठीक, अगर उसकी हम लाइनिंग नहीं करेंगे, कैनाल लाइनिंग एक या लाइनिंग टर्म होता है, उसका मतलब ये होता है कि नदी या तालाब के चारों तरफ का जो एम्बैंकमेंट होता है उस पे हम ब्रिक मशीनरी करके या स्टोन मशीनरी करके एक दीवार टाइप का बना दें, जिसके वजह से सिल्टिंग और स्कोरिंग, यही जो आपका तलछटी वाला प्रोसेस है वो, ताकि हमारा क्या हो जाए, बंद हो जाए, आसपास की मिट्टी का कटाव क्या हो जाए, बंद हो जाए। तो ये अब बहुत ही महंगा प्रोसेस होता है, हर जगह हम उपयोग में नहीं ला सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए इसमें हम क्या बता रहे थे, हाँ, तो जो तालाब के या आसपास का जो हमारा इम्बैंकमेंट होगा, वो इम्बैंकमेंट क्या होगा, इस हवा चलेगी तो उसके लहर से वो क्या होगी, आसपास के जो मिट्टी को कट के उस तालाब में या लेक में क्या होंगे, मिक्स होंगे, जिसकी वजह से उस पानी की भी टर्बिडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक, आप देखिए जोर से हवा चलेगी। ठीक, तो जब जोर से हवा चलेगी तो हवा के थ्रू जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, वो कोलाइडल पार्टिकल्स भी आके आपके क्या हो जाएंगे, उस सॉरी उस पोखरे में आके आपके मिक्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से उस लेक के पानी या पॉन्ड का पानी क्या हो जाएगा, पॉल्यूट कर जाएगा। ठीक, मान लीजिए बारिश हुई। ठीक, जब बारिश होगी तो रन ऑफ होगा, आसपास का पानी बह कर किसी न किसी सोर्स में आके मिक्स होगा।
ठीक, जैसे आपके घर में आसपास में कोई तालाब होगा, जब बारिश होगी तो ढाल की वजह से सब पानी क्या होगा, उसी तालाब में आके मिक्स होगा। तो जब वो रन ऑफ होगा, वहां का पानी बह के आके पॉन्ड में गिरेगा, तो वो पानी अपने साथ आसपास की मिट्टी को काटते हुए लेके आएगा। ठीक, तो आसपास की मिट्टी को काट के ला के अपने में क्या कर लेगा, मर्ज कर लेगा। ठीक, तो जिसके वजह से हमारा क्या होगा, रिवर या पॉन्ड हमारा क्या हो जाएगा, पॉल्यूट हो जाएगा। ठीक, रिवर या पॉन्ड हमारा क्या हो जाएगा, पॉल्यूट हो जाएगा, जिसके वजह से उस वाटर की टर्बिडिटी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। पानी हमारा देखने में गंदा लगने लगेगा। हो सके तो उसके साथ अदर भी मटेरियल ला के उसमें मिक्स हो जाए, जिसकी वजह से पानी स्मेल करने लगे। उस पानी के पीएच भी हो सकता है चेंज हो जाए। बहुत चीजें उस पानी में तब हमारी हो सकती हैं। वो पानी हमारा उपयोग के लायक नहीं रह जाएगा, जिसकी वजह से वो पानी क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। ठीक, अब हमारा टॉपिक है जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। ठीक, तो जल प्रदूषण के नियंत्रण के निम्न उपाय हैं, बारी बारी से सबको देखते हैं। पहला है हमारा, जल क्षेत्रों के आसपास गंदगी फैलाने, कपड़े धोने तथा जानवरों को नहलाने से रोका जाना चाहिए। पहला उपाय ये करना चाहिए कि जल क्षेत्र, जैसे आपके घर के आसपास कोई नदी है, कोई तालाब है, कोई नहर है, ठीक, कोई लेक है, तो उसके आसपास कपड़े धोने। एक उस देखते होंगे कि नदियों में या पोखरों में लोग क्या करते हैं, धोबी ले जाके कपड़े धोते हैं। ठीक, तो कपड़े धोने से, उस सोर्स में जानवरों को नहाने से रोकना चाहिए, ताकि वो पानी हमारा पोल्यूट ना हो। जब कपड़ा आप उसमें धोएंगे तो जाहिर सी बात है, कपड़ा धोएंगे तो सर्फ यूज करेंगे, डिटर्जेंट यूज करेंगे, साबुन यूज करेंगे। वो डिटर्जेंट, वो साबुन, वो कपड़े की गंदगी उसी पानी में रह जाएगी, जिससे वजह से वो पानी गंदा होगा। जानवर आके नहाएंगे तो वो पानी क्या होगा, गंदा होगा। ठीक, तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि कोशिश हमको ये करना चाहिए कि उसमें कोई कपड़ा ना धो, उसमें कोई जानवर नहाए ना, जिसके वजह से वो पानी हमारा क्या हो, गंदा ना हो। देन हमारा दूसरा पॉइंट ये है कि उर्वरकों एवं कृषियों में उपयोग होने वाले रसायन को बुद्धिमत्ता से उपयोग उपयोग हो, ढलान वाले क्षेत्रों में इनका उपयोग निलंबित हो। ठीक, जैसे हम कोई उर्वरक यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, या कोई पेस्टिसाइडर उपयोग कर रहे हैं कि पेड़ों में कीड़े लग रहे हैं तो उनका छिड़काव कर रहे हैं, या खाद डाल रहे हैं, ये सब डाल रहे हैं, तो उसका उपयोग हम बुद्धिमानी से करें। किस तरीके ऐसे करें कि बारिश हो या किसी कारण से वो विषैला पदार्थ बहकर हमारे आसपास के नदियों में या तालाबों में जाके मिक्स ना हो, ताकि उसका वो पानी हमारा गंदा ना हो। ढाल वाले क्षेत्रों में इसका उपयोग हमको क्या कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ढाल वाले क्षेत्र में हम उसका उपयोग करेंगे, बारिश होगी तो बारिश के पानी में मिक्स होकर वो विषैला पदार्थ क्या होगा, आपके रिवर्स सॉरी वाटर के सोर्स में जाके मिक्स हो जाएगा। वाटर के सोर्स में मिक्स होगा तो वो वाटर को क्या कर देगा, जहरीला कर देगा। तब हम उस पानी का उपयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक, अगर उपयोग करते हैं तो हमको बीमारियां होने की संभावनाएं क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। ठीक, क्लियर है बात। अब तीसरा पॉइंट है, घरेलू प्रयोजन में से निकलने वाले मल जल आदि को एकत्रित कर शुद्धिकरण में पूर्ण शोधित करने के पश्चात ही जल स्रोतों में मानकों के अनुरूप डालना चाहिए। अब जो घरों से हमारे सीवेज निकल रहा है, गंदा पानी निकल रहा है, ये चीज मैंने आपको बताई थी कि उसको एकत्रित करके उसका ट्रीटमेंट करके एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बैठा के उसको ट्रीट करके उसकी पानी की जांच करके, अगर वो हमारे मानकों पे खड़ा उतर रहा है, तब उस पानी को जल के स्रोतों में
रिवर वाटर के सोर्सों में क्या होना चाहिए, मिलाना चाहिए, नहीं तो वो पानी को क्या कर देगा, पॉल्यूट कर देगा। ठीक। देन हमारा चौथा है, जल को उपलब्ध जल को उबालकर छानने के पश्चात तथा कुओं में पोटेशियम परमैंगनेट में लाल दवा या क्लोरीन प्रयोग डाल का प्रयोग करना चाहिए। अब जैसे हमारे घर के आसपास कोई कुआं है, ठीक, वो भी हमारा क्या कर रहा है, ग्राउंड के वाटर को शक कर रहा है। ठीक। तो अगर आसपास कोई ऐसा चीज है जिसके वजह से वो ग्राउंड के अंडरग्राउंड वाटर वो पोल्यूट हो जा रहा है, तो कुओं में हमको क्या करना चाहिए, क्या क्या चीज डाल देनी चाहिए, पोटेशियम परमैंगनेट डाल देना चाहिए, या लाल दवा डाल देना चाहिए, या क्लोरीन डाल देना चाहिए, जिसके वजह से उस कुएं में जो पानी है वो क्या हो जाएगा, उस पानी में जो भी कीटाणु है, ठीक, जो भी हमारे कीटाणु हार्मफुल बैक्टीरियाज है, उनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। देन उस पानी को निकाल कर, छान कर, उबाल कर हम क्या कर लेंगे, पीने के उपयोग में ला लेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ठीक, जिससे हम क्या करेंगे, जल प्रदूषकों पे नियंत्रण करेंगे। जैसे पहला पॉइंट हमारे ये था कि पानी नदी के सोर्स में या जल के सोर्स में हम कपड़ा ना धोएं, जानवरों को नहाने से रोकें। दूसरा था कि उर्वरक एवं कृषि के जो चीज हैं उनको ढाल वाले क्षेत्रों में बैन कर देना चाहिए। तीसरा चीज है कि जो सीवेज वाटर है उसको हम ट्रीट करके जल के स्रोत में मिलाएं। और चौथा ये है कि आसपास जो कुआं हो गया उसमें हम क्लोरीन, लाल दवाई या पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग कर दे, ताकि उसमें जो कीटाणु है उसकी क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। ठीक। तो ये क्या था, हमारा जल नियंत्रण के उपाय थे। देन हमारा अगला टॉपिक है घुलित ऑक्सीजन। इंग्लिश में ये होता है डीओ, डिजॉल्व ऑक्सीजन। चलिए समझते हैं। जलीय जीव जंतुओं के जीवन के लिए जल में ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है। जल में घुलनशील ऑक्सीजन में कमी कार्बनिक प्रदूषण से मिलती है। अतः प्रदूषक जल का विश्लेषण करते हैं। ठीक। अब देखिए डिजोल्व ऑक्सीजन क्या होता है, कि देखिए आपके जो भी जीव जंतु जल में रहने वाले हैं, चाहे मछली हो गई, चाहे पेड़ हो गए, उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ठीक। उनको भी कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो जल में जो ऑक्सीजन उपलब्ध रहता है, ठीक, उसमें घुलित रहता है, उसी को हम कहते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन। जल में जीव जंतुओं के लिए उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा कहलाती है डिजॉल्व ऑक्सीजन। लेकिन कार्बनिक प्रदूषक, ठीक, कार्बनिक प्रदूषक जब उसमें जाते हैं तो बैक्टीरियाज उनको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, और फिर उन बैक्टीरियाज को भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो वो क्या करते हैं, बाहर से तो ऑक्सीजन लेके आएंगे नहीं, तो उसी जल में जो हमारा ऑक्सीजन रहता है वो उनको क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। तो जब वो उनको कंज्यूम कर लेते हैं तो जिसके वजह से हमारे फ्रेश वाटर में ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है या डिजॉल्व ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और उस जल में रहने वाले जीव जंतु को क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाने की वजह से उनकी क्या हो जाती है, उसमें मृत्यु हो जाती है। क्लियर है। डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होता है कि जल में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा जो उसमें घुलनशील अवस्था में, वही हमारी कहलाती है डिजॉल्व ऑक्सीजन, जो कार्बनिक प्रदूषकों के वजह से क्या हो रही है, कमी होती जा रही है। अब इसमें नोट क्या है कि घुलित ऑक्सीजन की मात्रा पीपीएम में व्यक्त की जाती है। जो हमारी घुलित ऑक्सीजन की मात्रा होती है उसको हम पीपीएम, पार्ट पर मिलियन में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। किसमें, पार्ट पर मिलियन में। और घुलत ऑक्सीजन जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो हमारा कितना होना चाहिए, 4 ppm होना चाहिए। ठीक। जीव जंतुओं के लिए जो डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए वो आपकी कितनी होनी चाहिए, 4 ppm, 4 पार्ट पर मिलियन। देखिए यहाँ ये चीज लिखा हुआ है।
4 ppm होना चाहिए। ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग कि एक घुलत जल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। और डिसॉल्व ऑक्सीजन एक बार और सुन लीजिए क्या होता है कि जल में उपस्थित जीव जंतुओं के लिए, ठीक, जो ऑक्सीजन होता है, जो हमारा जल में घुलित रूप में होता है, उसी ऑक्सीजन को हम कहते हैं डिसॉल्व ऑक्सीजन। अब ये डिसॉल्व ऑक्सीजन कम कैसे हो जाता है? तो जब उसमें देखिए कार्बनिक पदार्थ गए, जैसे सड़ा गला पत्ता गया, ये सब गया, तो जब उसको बैक्टीरिया क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। तो जब बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करेंगे तो वो भी, उनको भी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, ऑक्सीजन की उनको भी क्या पड़ेगी, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो ऑक्सीजन अब बाहर से तो लेके आएंगे नहीं, तो वो क्या करेंगे, जो जल में ऑक्सीजन है, जो जल में उपस्थित ऑक्सीजन है, उन्हीं ऑक्सीजन को क्या कर लेंगे, ग्रहण करेंगे अपने, क्या कहते हैं, भोजन के रूप में। ठीक, अपने ऑक्सीजन के उसको स्रोत बना लेंगे, जिसके वजह से जो जल में ऑक्सीजन है उसकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए नोट्स में मैंने नोट में एक चीज लिखवा दिया है कि जीव जंतुओं के लिए जल में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 40 ppm। पीपीएम का फुल फॉर्म हो जाता है पार्ट पर मिलियन, जो आपकी क्या है, इकाई है, मात्रा है, यूनिट है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक देखते हैं, पढ़ते हैं। ठीक, अब अगले लेक्चर में कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को हम लोग खत्म कर दें। अगले लेक्चर में हम लोग ये बीओडी पढ़ेंगे, सीओडी पढ़ेंगे, देन ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ेंगे। ठीक, कि किस तरीके से ट्रीट करते हैं, और स्टैंडर्ड पैरामीटर। कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट लेक्चर में ये खत्म मैं आपका चैप्टर कर दूं। ठीक, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। चलिए।